हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मेरा नाम है साजिद और दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई क्लास के साथ। दोस्तों आज हम पढ़ते हैं हमारा जो यानी साइंस की क्लास चल रही है उसमें हमारा ये पार्ट नंबर 2 होगा। और दोस्तों इसमें आज हम पढ़ेंगे धातु की अम्लों से अभिक्रिया। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे धातु और अधातु के रासायनिक गुण, तो अगले हमारा जो पार्ट है वो पढ़ेंगे धातु की अम्लों से अभिक्रिया। तो यानी दोस्तों हम पढ़ेंगे धातु के अम्लों से अभिक्रिया। तो पहला टॉपिक है कि धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो दोस्तों आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि धातु अम्लों से अभिक्रिया कर क्या बनाती है। तो मैंने बताया कि धातु अम्लों से अभिक्रिया कर क्या बनाती है। धातु अम्लों से अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो क्या क्या लिखेंगे कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और क्या हाइड्रोजन बनाती है। तो दोस्तों धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण व हाइड्रोजन बनाती है। और दोस्तों एक नोट करके मैंने लिखवा रखा कि अधातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती। तो दोस्तों आप इस पॉइंट को भी नोट कर लेंगे कि जो हमारी अधातु होती है वो अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती। अब देखते हैं कि इसकी कुछ अभिक्रियाएं देख लेते हैं कि धातु जो होती है अम्ल से अभिक्रिया करके कैसे लवण बनाती है। दोस्तों तो आप सभी को दिख रहा होगा कि हमारा सोडियम क्या है, एक दोस्तों हमारी सोडियम है एक धातु। इसकी अभिक्रिया किससे करेंगे, अम्ल। दोस्तों अम्ल क्या होता है हमारा, अम्ल होता है हमारा दोस्तों जैसे HCl क्या हमारा एक अम्ल है। इसके साथ अभिक्रिया करेंगे वे धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से Na निकलेगा और यहाँ से Cl निकलेगा। तो क्या बनेगा NaCl बनेगा। क्या बनेगा NaCl। और साथ में क्या निकलेगी हाइड्रोजन, साथ में H2 निकलेगी। अब दोस्तों इसे अभिक्रिया को बैलेंस करके देखते हैं कि बैलेंस है या नहीं है। तो दोस्तों यहाँ सोडियम कितना एक, यहाँ सोडियम एक, यहाँ क्लोरीन कितना एक, यहाँ भी क्लोरीन एक, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन एक है, यहाँ हाइड्रोजन दो है। तो दोस्तों हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ दो लगाना पड़ेगा। तो अब हमारे जैसे ही हमने यहाँ हाइड्रोजन दो करे, हाइड्रोजन तो दो हो गए, लेकिन हमारा सीएल भी कितना हो गया, यहाँ Cl एक है लेकिन यहाँ Cl कितने हो गए दो। तो यहाँ भी हम दो लगाएंगे। लेकिन जैसे हमने Cl को बैलेंस करा तो इस तरह से हमारे Na भी जो सोडियम वो भी अनबैलेंस हो गया, तो यहाँ भी दो लगा देंगे तो हमारा सोडियम भी बैलेंस हो जाएगा। तो यानी आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस बनाती है। इसके बाद में दोस्तों हमारा एक यानी अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं कि अगला टॉपिक क्या है। कि आपको दिख रहा होगा कि दोस्तों यहाँ कि इसमें दे रखा है कि ये यानी उदाहरण है दोस्तों, आप और भी उदाहरण ले सकते हो, कोई से भी उदाहरण ले सकते हो, लेकिन बस हम एक उदाहरण से करेंगे। यानी चलो मैं एक उदाहरण और करा दूं। जैसे हम ये आपको उदाहरण दिख रहा होगा जिंक वाला। जैसे दोस्तों जिंक किसके साथ अभिक्रिया करता है, जिंक HCl के साथ अभिक्रिया करता है। तो दोस्तों जैसे जिंक HCl के अभी साथ अभिक्रिया, HCl का हमारा अम्ल है तो ऐसे HCl लिख लेगा, ऐसे Cl लिख लेगा, ऐसे जिंक लेगा तो क्या बनेगा ZnCl बनेगा। और साथ में क्या बनेगी हाइड्रोजन H2 बनेगा। दोस्तों ये जो आप इसे बैलेंस अभिक्रिया को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे बिल्कुल पहली वाली अभिक्रिया है सेम टू सेम। तो आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। क्या करेंगे आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि इस अभिक्रिया को कैसे बैलेंस किया जाएगा। तो आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दे देंगे। इसके बाद देखते हैं कि धातु व अधातु की हाइड्रोजन से अभिक्रिया, धातु और अधातु की हाइड्रोजन से अभिक्रिया। तो लिखेंगे दोस्तों धातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके, यानी जैसे धातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगी, धातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया हाइड्राइड बनाती है तथा अधातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अमोनिया बनाती है। तो धातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाती है। तो दोस्तों देखते हैं कि कैसे हाइड्राइड बनाती है। तो आपको दिख रहा होगा कि हमारी धातु है, धातु कोई भी ले लीजिए, हम बहुत फेमस उदाहरण लेते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगी यानी H2 के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या बनेगा NaH। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं दोस्तों हाइडाइड। क्या हाइडाइड, क्या बोलते हैं हाइडाइड। यहाँ सोडियम कितना एक, यहाँ भी सोडियम एक है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन दो है, यहाँ एक है तो यहाँ दो लगा देंगे। उसके बाद सोडियम भी हमारा अनबैलेंस हो जाएगा, दो लगा देंगे तो सोडियम भी हमारा बैलेंस हो गया और हमारा ये वाला भी बैलेंस हो गया। तो इसका क्या नाम है, इसे कहते हैं हाइडाइड। इसके बाद मैंने बताया कि अधातु, आपको दिख रहा होगा कि अधातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अमोनिया बनाती है। तो अधातु का कोई भी उदाहरण ले लीजिए। जैसे दोस्तों हम ले लेते हैं हमारी अधातु, दोस्तों इसमें हमने कौन सी अधातु ले रखी, नाइट्रोजन। जैसे दोस्तों हम यहाँ नाइट्रोजन लेते हैं, किसके साथ अभिक्रिया करेगी, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगी। तो अमोनिया कैसे बनेगा, जैसे NH3।
NH3 तो बनेगा। जब भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा तो अमोनिया का निर्माण होगा। बस इसे बैलेंस करने की बात है। इसे बैलेंस करेंगे, कैसे बैलेंस करेंगे दोस्तों? जैसे आपको दिख रहा है कि हमारे यहाँ नाइट्रोजन कितना है, 1, यहाँ नाइट्रोजन है क्या, तो दोस्तों हमारी नाइट्रोजन बैलेंस है, नाइट्रोजन के साथ छेड़खानी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 3 है, लेकिन हाइड्रोजन अब हमारे डिसबैलेंस है क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो दोस्तों इधर क्या करेंगे, इधर 2 है तो मैं इधर 2 लगा दूंगा, तो जैसे इधर 2 लगाऊंगा तो इधर कितने हो जाएंगे दोस्तों, इधर हो गए 4, लेकिन इधर कितने हो गए 3, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ भी 2 लगा दूंगा। लेकिन जैसे दोस्तों मैंने यहाँ 2 लगाया, अब यहाँ हाइड्रोजन हो गए कितने 6 और यहाँ कितने हैं 4, तो मैं से 2 ना करके ऐसे कितने करूँगा, इसे मैं कर दूंगा 3, कितने करूँगा 3, 3 दूनी 6, 6 हाइड्रोजन, लेकिन नाइट्रोजन कितने हो गए हमारे पास 2 और नाइट्रोजन 2 यहाँ हो जाएंगे। ये क्या है दोस्तों, ये हमारी एक अधातु है, क्या है, नाइट्रोजन, क्या नाइट्रोजन, और ये क्या है, ये हमारी हाइड्रोजन है, क्या दोस्तों हाइड्रोजन है, क्या हमारी हाइड्रोजन, और ये क्या है हमारी, ये बनी अमोनिया, क्या बनी दोस्तों, NH3 जो फॉर्मूला होता है किसका होता है, आप सभी जानते हैं कि NH3 जो फॉर्मूला होता है वो होता है अमोनिया का। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके अमोनिया का निर्माण करती है। यही मैंने सारी बातें इसमें यहाँ लिखवाई है कि जब भी धातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगी तो हाइड्राइड बनाती है। भाई सोडियम धातु है, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया की तो सोडियम हाइड्राइड बनाया। इसके साथ ही मैंने क्या लिखा, तथा अधातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके, भाई हमारी अधातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके अमोनिया बनाती है, यानी NH3 का निर्माण करती है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों हमारा जो ये अम्ल क्षार का धातु की जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया यानी अभिक्रिया थी, ये वाला टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अब हमारा एक नया टॉपिक चलेगा, वो है मिश्र धातु। क्या मिश्र धातु क्या होता है? तो दोस्तों मिश्र धातु को ध्यान से देखेंगे, मिश्र धातु होता क्या है दोस्तों। जैसे मिश्र धातु के बारे में पढ़ेंगे, मिश्र धातु क्या होता है, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक। दोस्तों यहाँ एक बार से लगा लेंगे, 2 या 2 से अधिक धातुओं के सामग्री मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। अब क्लियर कर लेंगे कि 2 या 2 से अधिक धातुओं के सामग्री मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। कि क्लियर है दोस्तों कि 2 या 2 से अधिक, क्या तो 2 धातु होंगी या 2 से अधिक धातु होंगी, तो 2 या 2 से अधिक धातुओं के सामग्री मिश्रण को क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। जब भी यानी सपोज करो, मैं अभी आने वाले उदाहरण में लूँगा, जैसे दोस्तों आप शरबत बनाते हो, शरबत भी क्या बनता है, यानी शरबत जो शरबत पीता है वो भी तो मिश्रण ही है, मिश्रणता कहलाता है किसका, जल का, नमक का, चीनी का, नींबू का। तो इसी तरह से 2 हो या 2 से अधिक धातुओं के सामग्री मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। आपको क्लियर है तो दोस्तों, यानी बताइए कि क्लियर है। इसके बाद में जैसे पीतल, कॉपर, जैसे करके एक उदाहरण है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण दोस्तों आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए भी उदाहरण है कि पूछा जाता है कि जो पीतल होता है ना, पीतल, जैसे हम बात करें इसकी पीतल की, तो दोस्तों किसकी बात करते हैं, पीतल की। तो अगर पीतल में क्या का, यानी पीतल में अगर मैं बात करूं पीतल में क्या का होता है, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो पीतल में होता है वो होता है हमारा मिश्र धातु। यानी पीतल में क्या का होता है, पीतल में 80%, कितना 80% तो कॉपर होता है, क्या 80% तो कॉपर होता है, प्लस कितना बचा 20%, 20% क्या होगा, 20% होता है हमारा जिंक। क्या होता है, जिंक को तो दोस्तों हिंदी में लिखिए जिंक। तो क्या बताओ, यानी जो पीतल है, पीतल 2 चीज़ के मिश्रण से बना, नहीं बना, किसके किसके मिश्रण से बना, एक तो बना हमारा कॉपर के और दूसरा किसके, जिंक के। कॉपर कितना हमारा 80% और जिंक कितना हमारा 20%। तो मैंने क्या कहा कि पीतल जब भी 2 या 2 से अधिक धातुओं के सामग्री मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। तो पीतल 80% है, सपोज करो पीतल को मैंने लिया, पीतल है, पीतल में कॉपर कितना है, कॉपर 80% और जिंक 20% होता है, क्या होता है, ये हमारा मिश्र धातु होता है। तो पीतल क्या है, मिश्र धातु। किस किस का मिश्र धातु, एक तो कॉपर का है और दूसरा किसका, जिंक का। तो अगर आपसे पूछे कि पीतल किस किस का मिश्र धातु है, तो कॉपर का और जिंक का मिश्र धातु है। पीतल में कॉपर कितना होता है 80% और जिंक कितना होता है 20%, तो है ना, पीतल कॉपर 80% और जिंक 20%। तो 2 या 2 से अधिक धातुओं के सामग्री मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, जिसमें पीतल जो पीतल होता है वो कॉपर का, यानी पीतल किस किस से मिलकर बनता है, कॉपर से 80% और दूसरा जिंक से 20%। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो उसमें से यानी सपोज करो पीतल 100% का है, तो 80% उसमें क्या मिला हुआ होगा, 80% उसमें कॉपर मिला होगा और 20% क्या मिला होगा, जिंक। जैसे दोस्तों मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ, एक शरबत है, हमने एक गिलास में शरबत बनाया, तो इसमें क्या होगा, इसमें 80% तो जल मिला होगा और 20% क्या मिली होगी, 20% मिली होगी चीनी ले लो या नमक ले लो। तो दोस्तों नो बताओ कि एक पूरा शरबत का गिलास है, लेकिन उसमें 80% क्या है, 80% तो हमारा जल है। जल को आप सभी क्या किस नाम से जानते हैं, जल को आप सभी H2O के नाम से जानते हैं। तो 80% तो जल और 20% क्या, चीनी या नमक इसमें होता है। इसी तरह से ये है
कि पीतल है 80% तो कॉपर है और 20% जिंक है। अब देखते हैं इसके उपयोग, पीतल के उपयोग, यानी इसका उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। जो पीतल होता है ना, पीतल के आप देखते होंगे कि अब तो शायद अब तो बहुत ही कम आते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, पीतल के बर्तन सबसे ज़्यादा चलते थे। तो क्या होगा, इसका उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। नंबर 2, तार बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। नहीं, पीतल का उपयोग किस में किया जाता है, नंबर 2 में लिख सकते हैं कि इसका उपयोग तार बनाने में भी किया जाता है। नंबर 3, कारतूस बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। कारतूस का मतलब दोस्तों जो गोलियां होती है ना कारतूस, तो उसमें भी किसका उपयोग किया जाता है, पीतल का प्रयोग किया जाता है। तो आप इसके 3 उपयोग जरूर ध्यान रखना। किस कौन कौन से उपयोग दोस्तों, बर्तन बनाने में, तार बनाने में और कारतूस बनाने में। बर्तन बनाने में, तार बनाने में और कारतूस बनाने में पीतल का उपयोग किया जाता है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों अगले पेज की तरफ। इसके बाद लेते हैं कांसा। दूसरे नंबर पर कांसा भी उदाहरण है, यानी मिश्र धातु का कांसा किस चीज़ से मिलकर बना होता है, ब्रोंज, कॉपर और टिन। ब्रोंज, कॉपर और टिन, यानी एक कांसा भी एक तरह का, कांसा भी एक मिश्र धातु का उदाहरण है। तो कांसा किस किस चीज़ से मिलकर बनता है, कांसा दोस्तों हमारी 3 चीज़ से मिलेगा। किससे, एक तो बनेगा इसमें ब्रोंज। ब्रोंज कितना होता है, इसमें होता है ब्रोंज 88%, प्लस एक होता है कॉपर। कॉपर कितना होता है 11%, प्लस क्या होता है टिन। टिन कितना होता है 1%। तो ये 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। किस किस चीज़ 3 चीज़ से मिलकर बना होता है, ब्रोंज 88%, कॉपर 11% और टिन 1%। तो कॉपर कांसा 3 चीज़ से मिलकर बना होता है। किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है दोस्तों, कांसा ब्रोंज 88%, कॉपर 11% और टिन 1% से मिलकर बना होता है। तो अब बताओ कि जब मैंने क्या मिश्र धातु की डेफिनेशन क्या थी, 2 या 2 से अधिक धातुओं के सामग्री मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। तो बताओ अगर मैं बात करूँ कांसा, तो कांसा 3 चीज़ से 2 से ज़्यादा मिलकर बना हुआ है, नहीं 3 से मिल रहा है, ब्रोंज से, कॉपर से और टिन से। देखते हैं इसके उपयोग। इसका उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। जो कांसा है इसका उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। नंबर 2, मूर्तियाँ बनाने में इसका मूर्तियाँ बनाने में किया जाता है, यानी इसका उपयोग किस किस में करेंगे, इसका उपयोग बर्तन बनाने में और मूर्तियाँ बनाने में। तो कांसे की क्या बनती है, मूर्ति बनती है और बर्तन बनता है दोस्तों। क्लियर है, अगर क्लियर है तो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं तीसरा उदाहरण, अम्लगम। यह पारा व धातु का मिश्रण होता है, पारा यानी अम्लगम। अगला उदाहरण किसका है, जैसे हमारा यानी हम उसमें देख रहे हैं तो अम्लगम किस किस चीज़ से मिलकर बनाता है, ये पारा। पारा को क्या बोलते हैं हम, Hg। पारा व धातु के मिश्रण को क्या कहते हैं, अम्लगम। पारा कैसे लेते हैं, जैसे दोस्तों हम ले लेते हैं, पारे का सूत्र क्या होता है Hg, और धातु क्या ले लेते हैं पोटेशियम। तो क्या बनेगा पोटेशियम, सॉरी KHg। क्या बनेगा दोस्तों, KHg। KHg क्या होता है, क्योंकि पारा और धातु के मिश्रण को क्या कहते हैं, अम्लगम। ये क्या है, अम्लगम होता है। तो बताओ दोस्तों ये भी 2 धातुओं का मिश्रण हुआ नहीं हुआ, अम्लगम। तो हमने क्या लिखा, 2 धातुओं के 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिश्रण को यानी 2 या 2 से अधिक धातु के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। तो दोस्तों ये क्या होगा हमारा, इसे काट कर देते हैं दोस्तों, सही। ये हो गया हमारा KHg, यानी पारा और क्या नाम लिख रहा है उसके मिश्रण को क्या कहते हैं, पारा और उसके मिश्रण को क्या कहते हैं दोस्तों, अम्लगम कहते हैं। अगला टॉपिक दोस्तों हमारा शुरू होती है विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या, विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब इसे पढ़ेंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है। विभिन्न इलेक्ट्रोडों को, यानी विभिन्न इलेक्ट्रोडों को उनके मान के अनुसार, यानी कोई इलेक्ट्रोड है, विभिन्न इलेक्ट्रोडों को उनके मान के अनुसार इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, यानी विभिन्न इलेक्ट्रोडों को उनके मान के अनुसार इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो दोस्तों विद्युत रासायनिक श्रेणी देखते हैं कि कैसे होती है। यदि जब भी हम इलेक्ट्रोड को उनके बढ़ते हुए क्रम के अनुसार रखते चलते हैं, यानी इलेक्ट्रोड को उनके बढ़ते हुए क्रम के अनुसार रखते चलते हैं, तो क्या होगा, यानी वो धातु क्या होगी, वो क्या नाम लिख रहा है, उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना कि ये एक विद्युत रासायनिक श्रेणी है, क्योंकि विभिन्न इलेक्ट्रोडों को उनके मान के अनुसार, यानी जब भी जैसे ही इनके कुछ मान होंगे, इनके बढ़ते क्रम में इन्हें रखते चलेंगे तो क्या होगी, वो जो श्रेणी प्राप्त होगी उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहेंगे। जैसे कुछ नाम है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा और Au क्या नाम है, सिल्वर, या क्या नाम लगेगा, चांदी का सूत्र उसका। Au दोस्तों सोने का सूत्र होता है, यानी सोना। यानी ये हमारी विद्युत रासायनिक श्रेणी है। ये विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में बस दोस्तों आपको ज़्यादा इतनी डिटेल नहीं चाहिए, बस विभिन्न इलेक्ट्रोडों को उनके मान के अनुसार इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। दोस्तों यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक पर। दोस्तों ये भी है, ये तो धातु के लिए है, धातु जैसे आयोड हो गया, ब्रोमो हो गया, क्लोरीन हो गया और फ्लोर हो गया, इस बारे में क्या है, ये हमारे सारे यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी के उदाहरण है। अगला टॉपिक दोस्तों हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा
क्या इसे आप जरूर लिख लेंगे, आयनिक या वैद्युत संयोजक यौगिक, आयनिक या वैद्युत संयोजक यौगिक, आयनिक या वैद्युत संयोजक यौगिक। तो जब धातु का परमाणु यानी आयनिक या वैद्युत संयोजक यौगिक, आप सभी ने हेडिंग डाल ली होगी, उसके बाद लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जब धातु का परमाणु, क्या, जब धातु का परमाणु अधातु के परमाणु के सामने आता है। किसका? जब धातु का परमाणु अधातु के परमाणु के सामने आता है। और देखिए दोस्तों अगले पेज पर, यहाँ लिख, जब धातु का परमाणु अधातु के परमाणु के सामने आता है तो धातु से इलेक्ट्रॉन निकलता है, वह अधातु में चला जाता है। किस में चला जाता है? अधातु में चला जाता है। इससे धातु धनात्मक व अधातु ऋणात्मक हो जाती है, इससे धातु धनात्मक व अधातु ऋणात्मक हो जाती है। अतः ये एक दूसरे के बीच आकर्षण बल लगता है, जिससे आयनिक यौगिकों का निर्माण होता है। दोस्तों बिल्कुल मामूली सी डेफिनेशन है, इसके उदाहरण से समझेंगे कि ये क्या होता है। सपोज करें मैंने लिखा कि जब भी धातु, हमने लिखा जब भी धातु किसके, जब भी धातु अधातु, जब भी धातु अधातु के सामने आती है तो धातु से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, और धातु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस पर धनायन आ जाता है। उसके बाद क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन किस में, अधातु में चला जाता है, तो अधातु पर क्या आ जाता है, अधातु पर ऋणात्मक चार्ज आ जाता है, और इनके यानी एक दूसरे पर प्रतिकर्षण लगता है, जिससे क्या नाम लिख रहे हैं, आयनिक यौगिकों का निर्माण होता है। आयनिक यौगिकों का निर्माण, आयनिक यौगिक, आप इसे लिख लेंगे तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन क्या है, देखो, जब धातु का परमाणु अधातु के सामने आता है, जब धातु का परमाणु, आप ध्यान रखेंगे कि जब भी धातु का परमाणु अधातु के सामने आता है, जब धातु का परमाणु अधातु के सामने आता है, आप इसे नोट करेंगे, जब भी धातु का परमाणु अधातु के सामने आता है तो धातु से इलेक्ट्रॉन निकलता है। हमने क्या की, जब भी धातु का परमाणु अधातु के परमाणु के सामने आता है तो धातु से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। धातु से सपोज करो कोई इलेक्ट्रॉन निकल गया तो धातु से इलेक्ट्रॉन निकलता है, और धातु से इलेक्ट्रॉन निकलता है वह अधातु में चला जाता है, वह अधातु में चला गया। कोई धातु है अधातु के सामने आया तो धातु ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा और अधातु में चला गया, इससे धातु धनात्मक व अधातु ऋणात्मक हो जाती है। जो धातु होगी वो कैसी, धनात्मक, और अधातु कैसी होगी, अधातु ऋणात्मक हो जाती है। इससे धातु धनात्मक व अधातु ऋणात्मक हो जाती है, यानी धातु धनात्मक अधातु ऋणात्मक। यहाँ भी देख सकते हैं कि धातु धनात्मक व अधातु ऋणात्मक हो जाती है, ये एक दूसरे के बीच आकर्षण बल लगने लगता है। अब दोस्तों सपोज करें कि एक तरफ तो प्लस है, एक तरफ माइनस है, तो जब भी प्लस माइनस होंगे, यानी ऐसे, यहाँ समझिए दोस्तों, मैं आपको इसे एक अलग पेज में समझाता हूँ। जैसे ये है कि अगर प्लस है तो अगर मैं प्लस प्लस की बात करूँ तो प्लस प्लस कैसे होंगे, ये प्लस प्लस के मध्य प्लस प्लस के मध्य प्रतिकर्षण लगेगा। लेकिन जैसे ही माइनस माइनस होगा तो माइनस माइनस के मध्य भी कैसा, प्रतिकर्षण ही लगेगा। प्रतिकर्षण का मतलब ये दोनों एक दूसरे से परस्पर को भागेंगे। लेकिन जैसे ही हमें प्लस व माइनस रख दूँ तो क्या लगा, प्लस व माइनस के मध्य आकर्षण लगेगा। क्या लगेगा, आकर्षण। लेकिन जैसे ही हम माइनस और प्लस रख दूँ तो इनके मध्य भी क्या, आकर्षण लगेगा, यानी एक दूसरे को, ये एक दूसरे की तरफ को खींचने लगेंगे। ये कह रहा है कि एक दूसरे के बीच आकर्षण बल लगता है, जिससे आयनिक यौगिकों का निर्माण होता है। दोस्तों एक उदाहरण के अनुसार चलते हैं। जैसे हम लेंगे सोडियम, सोडियम को क्या नाम लिख रहा है, सोडियम एक धातु है। सोडियम क्या है, हमारी एक धातु है। किसके पास में आएगा, क्लोरीन हमारी एक धातु है। तो अगर हम सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों, जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे कैसे, जैसे हम बात करें सोडियम हमारा 11वें नंबर पर आता है। कितने नंबर पर आता है, 11वें पे। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो 2 8 1, 2 8 2 8 2 10 और 1 11। तो सोडियम की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दिया। इसके बाद में देखते हैं क्लोरीन, Cl देखते हैं दोस्तों। Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, Cl के पास हमारे 17 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 होता है। तो Cl की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है भाई। 8 और 2 10 और 10 और 7 17 है। तो अंतिम कक्षा में क्या होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो दोस्तों मैं 7 इलेक्ट्रॉन ऐसे बना लूँ, 7 इलेक्ट्रॉन ऐसे बना लिए। अब नो बताओ, जब भी क्या नाम लिख रहे हैं, अब इसे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसे 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो क्या होगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से ही, जैसे इसके परमाणु के सामने आएगा तो ये इसके सामने आएगा, तो दोस्तों ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा। अब क्या होगा, यहाँ तो धातु पे क्या हो जाएगा, धातु पे प्लस चार्ज हो जाएगा, और इसने इससे इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन लेंगे इतने ही चार्ज आएंगे। इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 1 प्लस चार्ज आया, इसने Cl माइनस हुआ, तो यानी Cl माइनस से कितने हुए,
Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा तो Cl पे एक माइनस चार्ज आ गया। तो अब इन दोनों के बीच में एक आकर्षण बल लगेगा, नहीं इन्हें दोनों को एक दूसरे की तरफ खींचने लगेगा और एक आयनिक यौगिक का निर्माण होगा, जैसे बोलते हैं NaCl। जैसे क्या बोलते हैं NaCl। तो दोस्तों यही हमारा एक आयनिक यौगिक है। एक बार और समझिए दोस्तों, बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि जब भी धातु का परमाणु अधातु के परमाणु के सामने आता है तो धातु के परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, इस वजह से उस पर धनात्मक चार्ज आ जाता है और वह इलेक्ट्रॉन अधातु में चला जाता है, इसलिए अधातु पर ऋणात्मक चार्ज आ जाता है और इन दोनों के मध्य एक आकर्षण बल कार्य करने लगता है, जिससे आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। ये तो धातु से इलेक्ट्रॉन निकलता है, वह अधातु में चला जाता है, इससे धातु धनात्मक व अधातु ऋणात्मक हो जाते हैं। वही धातु का परमाणु अधातु के सामने आता है तो धातु से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और अधातु में चला जाएगा, अधातु में चला जाता है, इससे धातु धनात्मक, इससे धातु धनात्मक होगी, वह अधातु ऋणात्मक हो जाती है। अतः ये एक दूसरे के बीच आकर्षण बल लगाने लगते हैं। जब एक पे प्लस है एक पे माइनस है, मैंने अभी आपको समझाया कि जैसी जैसी प्लस माइनस वाला चिन्ह होगा तो एक क्या होगा, एक दूसरे की तरफ आकर्षण होगा। तो क्या होंगे, दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षण करने लगे, एक दूसरे के बीच आकर्षण बल लगता है, जिससे आयनिक यौगिकों का निर्माण होता है, जिससे आयनिक यौगिक बन गया। NaCl हमारा एक आयनिक यौगिक का निर्माण हो गया। दोस्तों एक उदाहरण नोट कर लें अगर आपकी समझ में नहीं आया। जैसे दोस्तों हमारा कैल्शियम, क्या लेंगे, कैल्शियम। हमारा कैल्शियम क्या दोस्तों, कैल्शियम हमारा एक धातु है और ऑक्सीजन क्या हमारा, ऑक्सीजन हमारा एक अधातु है। कैल्शियम क्या हमारा एक धातु है और ऑक्सीजन क्या हमारा एक अधातु है। तो दोस्तों जो कैल्शियम की जो है, कैल्शियम की अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन की अंतिम कक्षा में दोस्तों ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, नहीं मैंने लिख लिया कि 6, यानी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरेन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 2 6, मैंने ऐसे रख लिए। तो ये धातु है तो ये क्या होगा, इसे अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा, इस पे Ca पे 2 प्लस के चार्ज आ जाएंगे। क्यों प्लस के चार्ज आएंगे, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने त्यागे हैं। फिर क्या होगा, ऑक्सीजन पे कितने माइनस चार्ज आएंगे, 2 चार्ज आएंगे। ऑक्सीजन पे 2 चार्ज क्यों आए, क्योंकि ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन क्या करे, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे हैं और किसका निर्माण होगा, फिर यहाँ निर्माण हो जाएगा कैल्शियम CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण होगा, जो कि हमारा एक आयनिक यौगिक है। तो दोस्तों आपको इसका ध्यान रखना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप इसलिए इस वीडियो को यानी दोबारा से प्ले कर देख सकते हैं, आपकी समझ में आ जाएगा। आप इनके नाम भी लिख सकते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम और O का मतलब ऑक्साइड, तो किसका निर्माण, कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण होगा। अब दोस्तों देखते हैं आयनिक यौगिक के गुण। आयनिक यौगिक के गुण, आयनिक यौगिकों की भौतिक अवस्था प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के कारण ठोस होती है। तो जो आयनिक यौगिक होते हैं वे कैसे होते हैं, आयनिक यौगिक ठोस होते हैं। किस कारण ठोस होते हैं, आयनिक यौगिकों की भौतिक अवस्था प्रबल, किसके, प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण के कारण ठोस होती है। दोस्तों यानी आपको क्लियर रखना कि जो आयनिक यौगिक है इनकी भौतिक अवस्था क्या होती है, यानी ये ठोस होते हैं। नंबर 2, इनका गलनांक में क्वथनांक अधिक होता है। जो दोस्तों जितने भी ठोस होंगे वो, मैं सपोज करो मैं आपको एक तो गैस दूँ एक द्रव दूँ, तो पहले जो गैस होगी उसका वो तो जल्दी गल जाएगी और वो जल्दी उड़ जाएगी। लेकिन जैसे ही मैं क्या करूं, जैसे मैं आपको एक द्रव दूं वो भी यानी वो गैस से थोड़ा देर में होगा, लेकिन जैसे ही मैं आपको एक ठोस दूं तो ठोस को थोड़ा टाइम लगेगा, नहीं लगेगा। तो क्या करा, इनका गलनांक व क्वथनांक, यानी इनका जलना, गलना का मतलब गलना यानी जो बिल्कुल द्रव अवस्था में जाए, और जमना अधिक होता है। इनका गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है। ये जल में घुलनशील होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये जल में क्या होंगे, घुल जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों, जल में घुल जाएंगे। इसके बाद देखते हैं विद्युत चालकता। अगली हेडिंग डालिए विद्युत चालकता, यानी विद्युत चालकता का मतलब यानी आयनिक यौगिकों के भौतिक गुण में ही है। जब आयनिक यौगिकों को गर्म करते हैं तो इनके बीच का बंध टूट जाता है, तो इनमें विद्युत धारा बहने लगती है। जब ये ठोस अवस्था में होते हैं तो इसमें विद्युत धारा नहीं बहती। यानी सपोज करें मैंने आपको एक लिया, एक दोस्तों मैंने NaCl का जलीय विलयन लिया। जलीय विलयन का मतलब दोस्तों मैंने NaCl को जल में डाला, एक बीकर में डाला इसमें, और इसमें डालने के बाद में दोस्तों जैसे ही इसमें मैंने NaCl डाला, तो जैसे ही NaCl को हमने पिछली कक्षा में जब हमें एक चैप्टर पढ़े तो उसमें मैंने एक परीक्षण कराया था, उसमें मैंने NaCl डाला था, तो 1 प्लस 1 माइनस। जैसे मैंने इसमें बैटरी लगाई, इसमें NaCl डाला तो Na टूट जाएगा प्लस में और Cl टूट जाएगा माइनस में। क्यों टूट गया, क्योंकि ये दोनों जैसे ही इसमें डलेंगे तो क्या हुआ, यानी कह रहा ना जब आयनिक यौगिक को गर्म करते हैं, यानी जैसे ही मैंने इन्हें इसमें डाला, थोड़ी बिजली चलाई तो क्या हुआ, पानी गर्म होगा ऑटोमेटिक। तो पानी गर्म होगा तो Na प्लस में और Cl माइनस में टूट जाएगा, इनके बीच का बंध टूट जाता है, तो इनमें विद्युत धारा बहने लगती है। और फिर दोस्तों इनमें क्या होगा, एक करंट एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाएगा। तथा जब ये ठोस अवस्था में होते हैं, लेकिन जैसे ही हम अगर नमक लेंगे NaCl तो उसमें बिजली नहीं दौड़ेगी, तो इसमें विद्युत धारा नहीं बहती। अगर मैं आपको कहूँ कि नमक में बिजली दौड़ाओ तो नहीं दौड़ा सकते, लेकिन जैसे ही आप उसे गर्म करोगे तो क्या होगा, उनके बीच जो बंध था, आयनिक बंध था, वो टूट जाएगा और Na प्लस में और Cl माइनस में टूट जाएगा, तो उनके बीच यानी बिजली बहने लगेगी। नंबर 3 नोट करके लिखेंगे, प्रकृति में
तत्वों की उपस्थिति दो प्रकार से होती है। जो प्रकृति है, प्रकृति में तत्वों की उपस्थिति क्या है, दो प्रकार से होती है। नंबर 1 स्वतंत्र या मुक्त अवस्था में, इसमें कम क्रियाशील तत्वों को रखा गया है। तो यानी आपको ध्यान रखना कि जो प्रकृति है, प्रकृति में तत्वों की उपस्थिति दो प्रकार से, यानी जो हमें जितने भी तत्व पाए गए हैं वे दो प्रकार से मिले हैं। एक तो स्वतंत्र या मुक्त अवस्था में, कौन सी स्वतंत्र या मुक्त अवस्था में, इसमें कम क्रियाशील तत्वों को रखा गया है। तो जो भी स्वतंत्र या मुक्त अवस्था है उसमें हमने कम क्रियाशील तत्वों को रखा गया है। अब देखते हैं कि अगला कौन सा है। तो इसमें क्या है, इसमें हमारे जैसे कम क्रियाशील तत्व जैसे सोना। अब अगर मैं आपको सोना कहूँ कि सोना किसी से क्रिया तो करता नहीं एकदम, जैसे मैं अगर सोना, आप सभी देखते हैं कि सोना यानी जो औरतें होती है वो सोना पहनती है, तो उनके साथ तो क्रिया कोई अभिक्रिया होती नहीं, यानी उनका तो कोई रिएक्शन होता नहीं उन पर। सिल्वर चांदी, चांदी का भी कोई रिएक्शन नहीं होता, प्लेटिनियम का भी रिएक्शन नहीं होता और कॉपर का भी रिएक्शन नहीं होता, यानी ये मुक्त या संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि ऐसे कौन से तत्व हैं जो मुक्त या संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, तो कौन सा होगा, सोना, प्लेटिनियम, सिल्वर और कॉपर, ये ऐसे तत्व हैं जो मुक्त अवस्था या संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं संयुक्त अवस्था या यौगिक के रूप में जो तत्व अधिक क्रियाशील होते हैं। नंबर 2 मिला कि ऐसे तत्व जो संयुक्त अवस्था में या यौगिक के रूप में पाए जाते हैं वे अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं। इसमें कौन कौन से, जैसे एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, Fe। दोस्तों जो सोडियम होता है ना, उसे हम जो सोडियम है उसे हम कैरोसिन, किसके, कैरोसिन के तेल में, कैरोसिन का मतलब मिट्टी के तेल में से डुबा कर रखते हैं जिससे इसमें आग ना लग जाए, नहीं जल्दी आग पकड़ लेता है। तो कैसा तत्व हुआ, अधिक क्रियाशील तत्व हुआ। दोस्तों हमारे यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो नया टॉपिक है वो है खनिज, यानी खनिज को पढ़ेंगे कि खनिज क्या होते हैं। तो खनिज कोई तत्व प्रकृति से, यानी सपोज करो कोई तत्व हमें प्रकृति से मिला, कोई तत्व प्रकृति से जिस रूप में पाया जाता है उसे खनिज कहते हैं। कोई तत्व प्रकृति से जिस रूप में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे खनिज कहते हैं। कोई तत्व प्रकृति से जिस रूप में पाया जाता है उसे खनिज कहते हैं। दोस्तों क्लियर है। जैसे कॉपर पाइराइड, CuFeS2। दोस्तों इसका ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है ये हमारा, इंपॉर्टेंट है। CuFeS2, CuFeS2 क्या होता है, वह कॉपर पाइराइड का सूत्र है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कॉपर पाइराइड का आपसे सूत्र पूछ लेता है कि किसी खनिज का नाम लिखो या किसी अयस्क का नाम लिखो, यानी कॉपर पाइराइड को हम उसकी जगह लिख का सकते हैं अयस्क। जिस खनिज से शुद्ध धातु प्राप्त करना आसान हो उसे अयस्क कहते हैं। जैसे दोस्तों में खनिज मिला, उससे जब हम शुद्ध धातु प्राप्त कर लेंगे तो उसे क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे। तो जिस खनिज से शुद्ध धातु प्राप्त करना आसान हो उसे खनिज कहते हैं। प्रकृति से कोई चीज़ मिली, खनिज, उससे हमने शुद्ध धातु प्राप्त करी, अयस्क। प्रकृति से कोई चीज़ मिली, खनिज, उससे हमने शुद्ध धातु प्राप्त करी, अयस्क। अब दोस्तों अगली हेडिंग डालिए कि अयस्क के प्रकार। दोस्तों अयस्क के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो मैंने अब अयस्क के प्रकार नोट कर लीजिए। अयस्क के प्रकार, तो अयस्क के प्रमुख रूप से 6 प्रकार होते हैं। जो अयस्क होता है मुख्य रूप से 6 प्रकार का होता है। कौन कौन से 6 प्रकार होते हैं, नंबर 1 प्राकृतिक अयस्क, यानी प्राकृतिक का मतलब जो प्रकृति में पाया जाता है। नंबर 2 ऑक्साइड अयस्क, जो ऑक्साइड यानी जो ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। नंबर 3 कार्बोनेट अयस्क, सल्फेट अयस्क, सल्फेट अयस्क जिसमें सल्फेट के अणु पाए जाते हैं। नंबर 4 कार्बोनेट अयस्क, नंबर 5 क्लोराइड अयस्क और नंबर 6 अन्य अयस्क। ये दोस्तों 6 प्रकार के अयस्क आप अपनी कॉपी में जरूर नोट करेंगे। यानी एक बार वो ध्यान दें कि अयस्क के प्रमुख रूप से 6 प्रकार, यानी जो अयस्क है वो हमारे 6 प्रकार के हैं। कौन कौन से, प्राकृतिक अयस्क। प्राकृतिक अयस्क का मतलब जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो, जैसे प्लेटिनियम, कॉपर, ये हमें किससे, प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं। मैंने अभी ऊपर भी उदाहरण लिखवाया था, जब हम देख रहे थे कि तत्वों की प्रकृति 2 प्रकार से होती है, संयुक्त या मुक्त अवस्था में। तो इसमें प्लेटिनियम और कॉपर का उदाहरण है नहीं है, तो ये कैसे अयस्क हमारे, यानी प्राकृतिक अयस्क है। कुछ अयस्क ऐसे हैं जो हमें ऑक्साइड के रूप में मिलते हैं, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के पीछे ओ लग रहा तो ऑक्साइड होगा, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के पीछे ओ लग रहा है, यानी आयरन है उसके पीछे ओ लग रहा तो आयरन ऑक्साइड होगा। तो ये कैसे तत्व है, ये ऐसे तत्व हैं जो हमें ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। तो दोस्तों आप इनको भी, ये नहीं तत्करा, ये अयस्क है जो हमें ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। उसके बाद में देखते हैं सल्फेट अयस्क। सल्फेट अयस्क का मतलब सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं, जैसे कॉपर, फेरस, सल्फाइड, यानी ये सल्फाइड के सल्फेट अयस्क है, सल्फाइड अयस्क इन्हें बोलते हैं। ऐसी दोस्तों ये सल्फाइड नहीं, सल्फाइडियल अयस्क है, सल्फाइड अयस्क। आप इसे सल्फाइड अयस्क नोट करेंगे। दोस्तों गलत लिखा गया, इसे आप सल्फाइड अयस्क के रूप में नोट करेंगे। उसके बाद में कार्बोनेट अयस्क। कार्बोनेट का अयस्क का मतलब FeCO3, यानी इनके पीछे CO3 जुड़ा मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, इनके पीछे CO3 जुड़ा मिलेगा। इनके पीछे जो भी सल्फाइड अयस्क है उनके पीछे S मिलेगा, जो ऑक्साइड अयस्क है उनके पीछे O3 यानी O मिलेगा जुड़ा हुआ। तो ये हमारे कार्बोनेट अयस्क के तक है। इसके बाद में क्लोराइड अयस्क।
क्लोराइड अयस्क। क्लोराइड का मतलब इनके पीछे Cl जुड़ा मिलेगा, जैसे AgCl, NaCl, FeCl, यानी ये सारे क्या है हमारे क्लोराइड अयस्क के उदाहरण है। तो आप क्लोराइड अयस्क के उदाहरण भी नोट करेंगे। उसके बाद में नंबर 6 अन्य अयस्क। अन्य अयस्क का मतलब ये दूसरे वाले अयस्क हैं, जैसे सोडियम, एल्युमिनियम, सोडियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट, हाइड्रोजन, ये सब हमारे क्या, ये हमारे अन्य अयस्कों के उदाहरण है, अन्य अयस्कों के उदाहरण है। तो दोस्तों आई होप कि आपको अयस्क के भी 6 प्रकार समझ में आ गए होंगे। इसके बाद देखते हैं गैंग, अधात्री या मैट्रिक्स। गैंग, अधात्री या मैट्रिक्स क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अयस्क में उपस्थित मिट्टी, कंकड़, रेत, पत्थर, अयस्क में उपस्थित मिट्टी, कंकड़, रेत, पत्थर आदि की अशुद्धियों को, तो क्या कह रहा है, अयस्क में उपस्थित, जो अयस्क है, अयस्क में उपस्थित मिट्टी, कंकड़, रेत, पत्थर, तो जो भी अयस्क है दोस्तों, अयस्क में उपस्थित मिट्टी, कंकड़, रेत, पत्थर, तो अयस्क में उपस्थित मिट्टी, कंकड़, रेत, पत्थर आदि की अशुद्धियों को गैंग या अधात्री कहते हैं। नहीं दोस्तों, जो भी मैल, मिट्टी, गंदगी होगी उसे क्या बोलते हैं, उसे गैंग या अधात्री कहते हैं। दोस्तों क्लियर है। तो अयस्क में उपस्थित मिट्टी, कंकड़, पत्थर, रेत आदि की अशुद्धियों को गैंग या अधात्री कहते हैं। तो बस दोस्तों आज की वीडियो हम यहाँ तक ही रखेंगे, क्योंकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो हमारा दोस्तों ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक क्लास और लगेगी और अगली क्लास में इसका बिल्कुल ये चैप्टर पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। और दोस्तों अगर आप इस तरह की वीडियो और देखना चाहते हैं, अगर दोस्तों आप अपनी 10th क्लास में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो दोस्तों अगर आप 10th क्लास में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो दोस्तों आप जाकर हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और आपको वहाँ सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन वाइज भी दोस्तों, जो हमारे OMR वाले क्वेश्चन होते हैं ना, OMR वाले क्वेश्चन भी, वो सभी क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप उन सभी क्वेश्चनों को देख सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, तो दोस्तों आप सभी क्वेश्चन जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द, यानी एक इसके चैप्टर की नई वीडियो के साथ में। तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।